नमस्कार। रविवार को विपक्षी गठबंधन की रामलीला मैदान में हुई रैली में कुछ एक ऐसी बातें सामने आईं जो अब तक की विपक्षी एकता में नहीं देखी जा रही थी। पहली बार इस रैली में ऐसे बुनियादी मुद्दे सामने आए जिनको अब तक विपक्ष खुलकर इस तरह से सामने लेकर नहीं आ रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन की इस रैली में लोकतांत्रिक विमर्श एक नए स्तर पर जाते हुए हमें दिखाई देता है। इस रैली में पहली बार तानाशाही पर विपक्ष ने खुलकर बात की, विस्तार से बात की। ज़्यादातर नेताओं ने तानाशाही शब्द का न केवल उपयोग किया बल्कि अपनी बातचीत में उस पर विस्तार से बात करने की कोशिश भी की या बताने की कोशिश की कि कैसे सरकार आपके संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध काम कर रही है। तो इस मायने में यह रैली विशिष्ट थी क्योंकि तानाशाही पर बात खुलकर सामने आई। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वह बात है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की बात। इस रैली में अधिकांश वक्ताओं ने यही बात को अलग अलग अपने अपने तरीके से कहा कि मतदान को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना 100% मतदान के बीजेपी के प्रोपेगेंडा का विरोध करना संभव नहीं होगा। उनके जिस तरह से वह दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय नागरिकों को घरों से निकलना ज़रूरी है। इस रैली में जिस तरह से सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल से मिली उसकी चर्चा भी आपने अलग अलग जगह पर देखी होगी। अगर आपने उसके बारे में नहीं देखा सुना है तो आपको रैली के फुटेज देखना चाहिए। यह फुटेज बताएंगे कि भारतीय राजनीति इस वक्त किस जगह आकर खड़ी हो गई है। 2011 से अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर न केवल राजनीतिक हमले किए थे बल्कि अपमानजनक हमले किए थे। राजनीतिक हमले का मतलब है कि आप तथ्यों के आधार पर विरोध करते हैं, आप आरोप लगाते हैं और मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 2011 से एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की जिसमें मनगढ़ंत आरोपों को प्रमुखता दी गई थी। आज अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इस रैली में थीं। उनसे जिस तरह से सोनिया गांधी मिली, जिस सहजता के साथ, जिस अपनेपन के साथ उनको साहस देते हुए नजर आईं, उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आईं, यह भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है। एक ऐसे वक्त में जब लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा चुनौती मिल रही है, संविधान को सबसे ज़्यादा चुनौती इस सरकार से मिल रही है जो लोकतंत्र और संविधान की सभी मर्यादाओं को तार तार करते हुए आगे बढ़ रही है, ऐसे वक्त में सोनिया गांधी ने जो गरिमा और जो आदर सुनीता केजरीवाल को दिखाया वह एक उम्मीद जताता है कि यह भारतीय राजनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण और बदलाव वाला क्षण हो सकता है। इस रैली में आप अलग अलग नेताओं के भाषण सुने और यह वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हमने उन सभी भाषणों के महत्वपूर्ण हिस्सों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज के अखबारों में इनका कवरेज बिल्कुल खाना पूर्ति जैसा है। अंग्रेजी के अखबार द हिंदू ने पहले पन्ने पर 6 कॉलम में इस खबर को प्रकाशित किया है। उन्होंने शीर्षक दिया है लोकतंत्र खतरे में, और उन्होंने बताया है कि विपक्ष क्या कहने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष कैसे जनता तक ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के दूसरे अखबारों में, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी के प्रमुख अखबार शामिल हैं, इस तरह से रैली को सामने रखने से बचे हैं। ज़्यादातर उन बातों को सामने रखा है जो लोकतंत्र, संविधान और तानाशाही से दूर ले जाते हैं मुद्दों को। इन मुद्दों से दूर ले जाकर विपक्ष की रैली को केवल एक घटना की तरह रखने की कोशिश की है। याद रखिए, मीडिया का काम केवल घटनाओं को दिखाना नहीं है बल्कि उन घटनाओं में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके जो महत्वपूर्ण संदर्भ हैं, जो महत्वपूर्ण अर्थ उससे हो सकते हैं, उन्हें ले जाना है। लेकिन कोई भी हिंदी का अखबार ऐसा करता हुआ नजर नहीं आता। यह लोकतंत्र के नाम पर एक ऐसा छल किया जा रहा है जिसमें मीडिया
हिंदी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया सरकार के साथ नजर आता है, वह विपक्ष की भूमिका में नहीं है। जैसा कि कुछ समय पहले कलीपुरी ने, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप की मालकिन हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मीडिया का काम विपक्ष का सहयोग करना नहीं है। इस महारैली में राहुल गांधी ने लोकतंत्र में फिक्सिंग की बात कही है और उन्होंने कहा है कि बिना फिक्स किए हुए बीजेपी कभी 400 के पार नहीं जा सकती, बमुश्किल 180 सीटों पर सिमट जाएगी। राहुल गांधी के भाषण को सुनिए और इन संदेश को, विपक्ष के संदेशों को अलग अलग माध्यमों से आगे ले जाने की कोशिश करिए। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को, ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन
ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। ये जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। इसी तरह अखिलेश यादव ने मतदान बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने लोकतंत्र पर खतरे की बात कही है। वह भी आप इस उनके भाषण में सुन सकते हैं। ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है। ईडी, सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए
जो विपक्षी नेता हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है ये देश के कोने कोने मर जाएगा और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। तेजस्वी यादव के भाषण लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने भी इस बेहद रचनात्मक तरीके से मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लोगों के एकजुट होने की बात कही है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले और हम सभी लोगों जो है आज मिसेस केजरीवाल और हमारी बहन कल्पना जी के साथ हम लोग जो है मजबूती के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। कल्पना सोरेन का भाषण बेहद भावपूर्ण और गरिमामय तरीके से चुनौतियों को स्वीकार करने वाला रहा। उन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात शुरू करते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंता जताई और संघर्ष के लिए तैयार रहने की बात कही। भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को
यहां से उखाड़ फेंकना है। उद्धव ठाकरे ने तानाशाही पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किए बिना देश को बचाना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारे लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे? अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो? हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि यह कैसी राजनीति है जिसमें नेताओं को फ्रीज करने की बात कही जा रही है और खाते फ्रीज करने की बात कही जा रही है। विपक्ष कैसे चुनाव लड़ेगा जब उसके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे? लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सीताराम येचुरी ने सांप्रदायिक ताकतों को हराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह कलयुग का अमृत काल है। सीताराम येचुरी का भाषण भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक नया ऊर्जा हमारे भारत की राजनीति में आज पैदा हुआ, जो यहाँ पे सामने खड़ा है, जो जितवाएगा देश की संविधान को, जनतंत्र को, और जो हरवाएगा तानाशाही की ताकतों को। यहीं पर 47 साल पहले इसी मैदान में एक ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई थी जहाँ से नारा निकला था, आज़ादी या गुलामी। और उस साल चुनाव में जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया, उस साल के चुनाव में आज़ादी की जीत हुई, गुलामी का हार हुआ। आज यहाँ पर वही नारा लग रहा है। हमें चाहिए हमारी आज़ादी, हमारी संविधान, हमारा जनतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उस भारत को सुरक्षित रखना, ये हमारी आज़ादी है। इस आज़ादी को हम आज हासिल करेंगे और उन ताकतों को आज शिकस्त करेंगे, मोदी सरकार को, जो हमारे देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। तो आज जिस तरीके की भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, जो लूट मची हुई है देश में, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो भूख महंगाई बढ़ रही है, इन सब के खिलाफ अगर इनसे मुक्ति चाहिए तो पहले इस सरकार से मुक्ति चाहिए। इस सरकार से अगर मुक्ति चाहिए तो आज आने वाले चुनावों में इनको हराना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ इस सब ताकतें, धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक पार्टियां जो इकट्ठा हुई है, उनको जिताकर
एक वैकल्पिक सरकार का गठन करें ताकि वैकल्पिक नीतियों का गठन होगा। आखिर में समझिए, असली बात जो आज कलयुग का अमृतकाल है, कलयुग के अमृतकाल में अमृत की पैदाइशी होती कैसे? समुद्र मंथन जब होता है, दो कलश उभर के आते हैं, एक में अमृत, एक में जहर। इत्तेफाक से जहर का कलश अच्छे लोगों के हाथ पहुंच जाता है और अमृत का कलश बुरे लोगों के हाथ पहुंच जाता है। आज हम वहां पे खड़े हैं कि उन बुरे लोगों के हाथ से इस अमृत के कलश को वापस लाना है और अपने देश की जनता के हित में उस अमृत का इस्तेमाल करना है। वही मतलब है अमृतकाल का। इन सभी भाषणों को अगर हम विश्लेषित करें तो मोटे तौर पर हमें विपक्ष की चिंता नज़र आती है ईडी के हमले के रूप में, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों के हमले के रूप में, और विपक्ष इस बात को लेकर चिंतित नज़र आता है कि कैसे अपने खाते फ्रीज होने पर कैसे ईडी और सीबीआई के बढ़ते दबाव के बीच वह चुनाव में अपनी बात रख पाएगा, अपना प्रचार, अपने मुद्दे जनता तक ले जा पाएगा। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय मीडिया पूरी तरह विपक्ष से कटा हुआ है। टेलीविज़न जो आप घर घर में देखते हैं उनमें विपक्ष आपको कहाँ नज़र आता है। ऐसे में यह एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि विपक्ष के मुद्दे, सरकार की तानाशाही कैसे जनता तक पहुँचेगी। गोपाल राय का भाषण बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि अब आज़ादी की लड़ाई जैसी स्थितियां हैं, अब करो या मरो का वक्त आ गया है, और उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि 2 महीने की छुट्टी लें और देश भर में सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े विषयों पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन करें और आर्थिक मदद करें और हमारी बातचीत को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। नमस्कार।